चांद की रुयत के इम्कानात आज कम है। 3:30 दोपहर रात 10 बजे तक जो है वो गैस की अवेलेबिलिटी होगी। इन औकात कार का मेरे ऊपर कोई असर नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। कुछ तरीके हैकर्स के इस तरह होते हैं जो कि सिस्टम के अंदर वो होते हैं लेकिन नजर नहीं आते। अगले 2 सालों में इसको $4 बिलियन तक लेके जाएगा। लोग समझते हैं कि इमेजिंग सिर्फ इको है, इमेजिंग सिर्फ इको नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको इज्जत दे तो आप दुनिया को इज्जत दें। पहला रोजा हफ्ते को या इतवार को चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। चांद नजर आने के इम्कानात हैं कि नहीं, सुपारको के माहिरीन से पूछेंगे। रमजान से पहले गैस लोड शेडिंग का शेड्यूल आ गया। कराची में सुबह 9 से दोपहर 3:30 और रात 10 से 3 एलानिया गैस नहीं आएगी। लेकिन औकात कार के अलावा गैर एलानिया तातुल की जिम्मेदारी कौन लेगा, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। मुस्तफा कत्ल केस आखिरकार मरकजी मुल्जिमान 5 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। केस में सामने आने वाले हकाइक पूरे माशरे के लिए सबक और निज़ाम इंसाफ का इम्तिहान। चैंपियंस ट्रॉफी में कौमी टीम का आखिरी मैच, बारिश की नजर दिफाई चैंपियन इवेंट की सबसे नाकाम टीम करार। पॉइंट्स टेबल पर सबसे नीचे पोजीशन बरकरार। बदतरीन कारकर्दगी पर रिजवान का बतौर कप्तान मुस्तकबिल क्या होगा। और रमजान में बोल एंटरटेनमेंट पर रमजान की खुसूसी ट्रांसमिशन। नाजरीन के दिल मोह लेने को तैयार, बस पहले रोजे का इंतजार। यकम रमजान से फरहान अली वारिस की मेजबानी में नूर की महफिल सजेगी। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं बोल न्यूज, प्रोग्राम आपका फेवरेट दुनिया बोल है और मैं सोनिया सुंदस। मैं हूं सैयद फैसल करीम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और मोस्ट प्रोबेबली रमज़ान से पहले आज ये हमारा नॉर्मल डेज का आखिरी शो होगा। विल बी डूइंग इंशाल्लाह ताला इन रमज़ान। उसकी टाइमिंग्स क्या होंगी वो भी आपको बताएंगे। हाँ, लेकिन हमने जब आज आगाज़ किया ही है रमज़ान की बात से तो आपको बताएं कि खलीजी ममालिक में सुप्रीम कोर्ट ने शहरियों से जुमे के रमज़ान मुबारक का चांद देखने की अपील की है और वहाँ पे हफ्ते को पहला रोज़ा मुमकिन हो सकता है। जबकि पाकिस्तान समेत एशियाई ममालिक में भी आज जो है वो चांद देखने के हवाले से इजलास होगा। मुख्तलिफ शहरों में जोनल कमेटीज़ हैं, वो इस इजलास में बैठेंगी और फैसला करेंगी कि चांद निकला है नहीं निकला। वैसे फैसल, ये वाला जो मोमेंट होता है ये कितना एक्साइटिंग होता है ना, चांद नज़र आने वाला है या नहीं, स्पेशली ख़वातीन के लिए, क्योंकि उन्हें वो सहरी का इंतज़ाम करना पड़ता है ना। तो ये वाला जो मोमेंट है मेरे ख्याल से शायद ये पाकिस्तान में नहीं, थ्रू आउट वर्ल्ड जहाँ जहाँ मुसलमान हैं सभी के लिए एक्साइटिंग मोमेंट होता है कि भाई चांद आने वाला है या नहीं। तो अब देखते हैं कि इसमें चांसेस कितने हैं और इसी हवाले से बात कर ले। तर्जुमान सुपारको गुलाम मुस्तफ़ा लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम गुलाम मुस्तफ़ा लगारी साहब, वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो जनाब, सऊदीया में जो है आज अवाम से माह रमज़ान के चांद देखने की तो अपील की गई है, साथ ही में पाकिस्तान में भी आज इजलास होगा। क्या चांद की पैदाइश के हवाले से और इम्कानात नज़र आने के हवाले से क्या इस वक्त स्पेकुलेशंस हो रही हैं? जी, चांद की रुयत के इम्कानात आज कम है। आज 29 शाबान है और इसका हतमी ऐलान तो यकीनन जो है रुयत हिलाल कमेटी करेगी। लेकिन जहाँ तक साइंटिफिक डेटा की बात है तो मैं ये बताता चलूँ कि गुरूब आफ्ताब के वक्त जो है वो चांद की जो उम्र होगी वो 12 घंटे होगी और उसकी जो चमक है वो क्योंकि 1% से भी लेस है, तकरीबन 0.5% उसकी जो चमक है। इसी तरह से जो है उसकी जो ऊंचाई होगी गुरूब आफ्ताब के वक्त जो है वो 5 डिग्री होगी। तो इस तरह के चांद को देखना जो है ना वो नामुमकिन बन जाता है जब इस तरह की सूरत हाल हो, इस तरह की कंडीशंस हो। जी, तो अगर नामुमकिन बन जाता है तो फिर आप कैसे चांद का वो ऐलान करेंगे कि चांद हो गया, हमें कैसे पता चलेगा? चलें ठीक है, आपने बताया ना लो एल्टीट्यूड की वजह से ह्यूमन आई, नेकेड आई से देखना नामुमकिन है, फिर किस तरह से देख सकेंगे आप? जी, इसको तो जो हमारी प्रेडिक्शन है, जो साइंटिफिक प्रेडिक्शन है उसके मुताबिक इसको टेलीस्कोप से भी जो है ना देखना थोड़ा सा नामुमकिन सा बन जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो प्रेडिक्शन है उसके हिसाब से जो है पहला रोज़ा इतवार को बन रहा है और अगर जो है वो कोई लेकिन इसका जो है
क्योंकि रोयत बहुत लाजमी है और लाजमी फरीज़ा भी है, हमारा मजहबी फरीज़ा भी है। तो यकीनन इसका जो हतमी ऐलान है वो रोयत हिलाल कमेटी बिल्कुल आज शाम के इजलास में करेगी। बिल्कुल। लगारी साहब, आप बताइएगा कि चाँद की पैदाइश जो है वो कितने घंटे की होनी चाहिए, या फिर उसकी जो रोयत है, यानी कि बहुत सारे लोग जो है वो इस चीज़ पे नाला होते हैं एक दिन बाद जब उनको चाँद नज़र आता है, और जब नेकेड आई से नज़र आना शुरू हो जाता है तो वो ये एक हाइपोथेसिस बनाते हैं कि यार देखें आज कितना क्लियर चाँद नज़र आ रहा है, इसका मतलब एक रोज़ा आगे या पीछे हो गया। तो मैं चाहूँगा लोगों की ज़रा रहनुमाई फरमाएं इस हवाले से। जी, सिर्फ चांद की उम्र को सिर्फ नहीं देखा जाता साइंटिफिकली, उसमें उसकी चमक कितनी है ये भी देखा जाता है, उसका एल्टीट्यूड कितना है ये भी देखा जाता है। तो हमारे जो साइंटिफिकली या एस्ट्रोनॉमिकली स्पीकिंग में अगर बताऊं तो तकरीबन आपको जो है इसकी चमक जो है तकरीबन 1% के करीब करीब होनी चाहिए। इसकी ऊंचाई जो है तकरीबन जो है वो 10 डिग्री होनी चाहिए गुरूब आफ्ताब के वक्त, और ये कम से कम जो है 15 या 16 घंटे का चाँद हो। तो ये सारी चीज़ें जो मिनिमम क्राइटेरिया है चाँद देखने का ये है। ये तीनों फैक्टर जो है अच्छा, रोल प्ले वैसे करते हैं। लगाई साहब, एज अ लेमैन मेरे जहन में एक सवाल आया है जी कि जी चाँद की उम्र हम इसी वक्त एक स्पेशल मोमेंट पे क्यों देख रहे हैं जब ये इतना मुश्किल हो जाता है, तो हम उसको पहले से ही कुछ 3 से 4 दिन पहले से मॉनिटर करना क्यों नहीं शुरू करते? नहीं, चाँद की उम्र का जो अंदाज़ा है वो तो आप यहाँ अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं 50 साल बाद चाँद की उम्र क्या होगी फिला मंथ, तो वो बिल्कुल ये प्रिडिक्टेबल है। ये इसमें कोई इतना मसला नहीं है, क्योंकि चाँद की पैदाइश जो है वो एक सर्टेन इवेंट होता है एस्ट्रोनॉमिकली, और उसके बाद जब चाँद की थोड़ी सी चाँद की हरकत होती है और सूरज की रोशनी जब उसके हिस्से पे पड़ती है, तो वो जो हिस्सा जो रिफ्लेक्ट होके आता है असल में वो हिस्सा जो है वो 1% रोशनी उसमें होनी चाहिए ताकि इंसानी आँख जो है उसको आराम से देख सके। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि एल्टीट्यूड उसका 8 से 10 डिग्री होना चाहिए गुरूब आफ्ताब के वक़्त। इसी तरह से जो है आपका जो है वो उसका कोई 15-16 घंटे का चाँद होना चाहिए। तो ये तीनों क्राइटेरिया जो है ये फुलफिल करते हैं, लेकिन चाँद की पैदाइश एक अलग फिनोमेना है। यानी कि वैसे तो ऑब्वियसली जो मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी है वही इसका तयन करेगी और उन्हीं का वर्डिक्ट फाइनल माना जाएगा, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में पहला जो रोज़ा है माह सियाम का वो इतवार को होगा। जी, प्रोबेबिलिटी मतलब हफ्ते की सहरी जो एक्सपेक्टेड है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सर लगारी साहब, गुलाम मुस्तफ़ा लगारी। सो द थिंग इज़ के प्रोबेबिलिटी इसी चीज़ की है कि इतवार को पहला रोज़ा हो रहा हो, लेकिन मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी का इजलास जो है जब होगा तो वही इसको फाइनलाइज़ करेगी। मुख्तलिफ़ शहरों में आपको पता है कि जोनल कमेटीज़ जो हैं वो बैठती हैं और उसके बाद वो तमाम जो शहादतें होती हैं फिर वो पास ऑन करती हैं। सबसे ज़्यादा जो इस चीज़ में जो अहम किरदार है वो ख़वातीन का होता है। ज़ाहिर सी बात है, जैसे अभी मैंने पहले कहा कि सहरी बनानी है, सहरी में क्या बनाना है, लेकिन बनाना कैसे है फैसल? जब गैस होगी तो बनाएंगे ना भाई। ईद रमज़ान मुबारक बहुत बहुत, और ये हम भी कह रहे हैं आपको, और ये सुई गैस वालों ने भी आपको कह दिया रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। और उन्होंने ऐसे कहा कि देखें अगर आपने अपना रमज़ान मुबारक करना है तो गैस की लोड शेडिंग जो है उसके हिसाब से अपना टाइम टेबल रखना है। और वे में उन्होंने बहुत शर्तें दी कि देखें अगर आप अपना रोज़ा रमज़ान जो है वो अच्छा बनाना चाहते हैं तो जो औकात कार हैं लोड शेडिंग के वो उन्होंने बयान फरमा दिए हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक। हाँ, उन्होंने जिसके मुताबिक रमज़ान में सुबह 9 से दोपहर 3:30 बजे देखें और रात 10 से 3 बजे सुबह तक गैस की फरहमी बंद रहेगी। तो सही है ना, इतने टाइम में कौन खाना बनाता है? हाँ, उन्होंने सही है, उन्होंने सही फन कर दिया। लेकिन खैर चले, अब इस पे ये हर साल का है। अच्छा, प्रॉब्लम एक चीज़ है कि अब सर्दियां भी नहीं हैं, गैस की जो शॉर्टफॉल वाले मामलात हैं उस सर्दियों में ज़्यादा होते हैं। वी आर एंटरिंग इनटू द मोर मिड फेज ऑफ इन बिटवीन समर एंड ऑल। तो इसमें अब गैस की जो औकात कार हैं क्यों इतनी ना एग्जैक्टली वैसे मेरे घर तो गैस आती ही नहीं है।
लिटरली मेरे घर गैस नहीं आती है, तो मैं तो खुद परेशान हूँ। इन औकात कार का मेरे ऊपर कोई असर नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है इन औकात कार का। तो फिर इसका मतलब है कि फिर आप जहाँ आ ही नहीं रही गैस, तो जैसे लॉरी नहरों नहर, उसी तरह आप भी बारों बार फिर खाना पीना अपना करती होंगी। तो ये गैस की फराहमी, और अगेन जैसा कि आप खुश हो रही थी शुरू में कि जी एक्साइटमेंट होती है रमज़ान को लेके, और ख़वातीन को सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, तो अब ये कर लें एक्साइटमेंट अब आप फिर। हाँ बिल्कुल, हम बुला लेते हैं ज़रा तर्जुमान को। तर्जुमान स्वी साउदर्न गैस कंपनी सलमान सिद्दीकी साहब को जो है वो बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो सर। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज़ आ रही है सर? सलमान सिद्दीकी साहब को दोबारा कनेक्ट कीजिए, कोशिश करेंगे हम जानने की कि जो ऐलानात हैं वो माह रमज़ान में क्यों है, और इसकी शॉर्टफॉल की वजह क्या है, और क्या ये सिर्फ घरेलू सार्फिन के लिए है या फिर कमर्शियल सार्फिन के लिए भी है, क्योंकि इसमें ये बात मेंशन नहीं है ना। घरेलू सार्फिन जो है वो तो अपना जो भी रोज़ा इफ्तार सहरी बनाएंगे घर पे बनाएंगे, लेकिन माह रमज़ान सिर्फ घरों में तो नहीं मनाई जाती ना, इट्स ओवरऑल तमाम तर इदारों में। तो सलमान सिद्दीकी साहब हैं हमारे साथ, हम कोशिश करते हैं उनसे रब्ता करने की, जानने की कि क्या मामलात है, शॉर्टफॉल की वजूहात क्या है, और क्या ये शॉर्टफॉल है या फिर कोई और मामला है, कोई और चीज़ है, क्योंकि इफ्तार की तैयारी हो गई या सारी की तैयारी हो गई, इसमें वो कह रहे हैं। और ये एक और चीज़ ये कि ये जो नोटिफिकेशन आया है, ओके, सलमान सिद्दीकी तर्जुमान स्वी साउदर्न गैस कंपनी हमारे साथ मौजूद है। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग सलमान साहब आपको, उम्मीद है आपको मेरी आवाज़ भी सर आ रही होगी। तो सलमान साहब मैं जानना चाहूँगा ये औकात कार जो हैं इसके हवाले से थोड़ा रहनुमाई फरमाएं, क्या ये शॉर्टफॉल की वजह से है औकात कार या फिर मामलात कुछ और हैं? जी बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली मैं चाहूँगा कि आपकी तवज्जो से हमारे सारिफीन को आगाही हो कि ये वजूहात क्या हैं और इसका एक मैकेनिज्म भी है, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। आपने देखा जैसे हमारी प्रेस रिलीज थी, उसके अंदर मेंशन था कि जो सालाना डिप्लीशन हो रही है गैस के ज़खायर की, इसकी वजह से हमें जो गैस मिल रही है उसमें हर साल कमी हो रही है। सिर्फ अगर मैं पिछले 5 सालों की बात करूं तो 400-450 MMCFD गैस की हमारे सिस्टम में दस्तयाबी में कमी हुई है। देखिए, मेरा प्रोडक्ट हो तो मेरा कंट्रोल हो तो मैं मार्केट में उतना दूं जितने मेरे पास प्रोडक्शन हो, लेकिन मेरा ये प्रोडक्ट नहीं है, मैं सिर्फ सप्लायर हूँ उस प्रोडक्ट का। ये हमारी मार्केट से हमें जो एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं उनसे हम परचेज करके गैस जो आगे सप्लाई करते हैं, तो हम टोटली डिपेंडेंट होते हैं। जितनी गैस हमें एलोकेट होगी हम वही दे सकते हैं। तो हमारी जो डिमांड और सप्लाई है उसमें 250-300 का एक शॉर्टफॉल चलता रहता है, जिसकी वजह से डिमांड सप्लाई का गैप बढ़ता है। ये तो मैंने तनाजुर बताया, जिसकी वजह से हम मजबूर होते हैं कि हम गैस की प्रेशर प्रोफाइलिंग करें। प्रेशर प्रोफाइलिंग के लिए ज़रूरी होता है कि गैस को मुकम्मल शट डाउन किया जाए, तो ही हो सकती है। जो आम दिन होते हैं यानी कि 11 महीने, उसमें हम रमज़ान के अलावा उसके अंदर हम रात के औकात में 10 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रेशर प्रोफाइलिंग करते हैं, ताकि हमारा सुबह जो सिस्टम हो उसमें गैस का प्रेशर बेहतरीन हो और वो सारिफीन को शिकायत ना हो। अच्छा, रमज़ान शरीफ की जो टाइमिंग है उसके हवाले से पहले मैं 2 बातें बताऊँ। ये ज़रा सा मुख्तलिफ है, ये समझना कि ये जो रमज़ान शरीफ है इसके अंदर जो ख़वातीन की पकवान की तैयारी होती है उनके औकात अमूमन सेम होते हैं, यानी कि एक इफ्तार से 2 घंटे 2.5 घंटे पहले तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। तो वो एक पीक शेयरिंग होती है जिस वक्त पूरे मुल्क में एकदम लोड जो पड़ता है गैस के ऊपर वो बहुत होता है, क्योंकि आम दिनों के अंदर ये टाइमिंग बड़े स्टैगर्ड होते हैं, यानी कि कहीं सुबह खाना पक रहा होता है, कहीं दोपहर, कहीं शाम को पक रहा होता है, और 1 या 2 बर्नर यूज हो रहे होते हैं। लेकिन जिनके पास 4 बर्नर वाले स्टोव है वो चारों यूज हो रहे होते हैं सहरी और अफ्तारी की तैयारी के लिए, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। फ्राई आइटम्स अलग होते हैं, चाय बन रही होती है, खाना रोटी सब चल रहा होता है। तो इसकी वजह से जब पीक शेयरिंग होती है तो वो लोड बढ़ जाता है। तो इस वजह से हमें ये 2 औकात हमने इसलिए मुतय्यन किए कि सेहत से ये अच्छा खासा पहले वक्त मिल रहा है तैयारी का, और उसके बाद इवन नाश्ते का जो वक्त है वो भी सुबह जैसे स्कूल बच्चे जाते हैं उनको भी कवर किया जा रहा है, और जो ज़ईफ लोग हैं उनके लिए जो सुबह जरूरत होती है वो भी हमने इसको कवर किया। तो 3:30 बजे से दोपहर रात 10 बजे तक जो है वो गैस की अवेलेबिलिटी होगी, और रात को 10 बजे से 3 बजे तक हम उसको बंद करके प्रेशर को प्रोफाइल करेंगे ताकि सुबह सहरी की तैयारी के लिए। अच्छा जी ठीक। वैसे सलमान साहब, अभी मैं पढ़ रही थी कि स्वी साउदर्न गैस कंपनी ने ये खुली रहेगी गैस, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? उस प्रेशर को बेहतर किया जाएगा ताकि ज़ेरे ज़मीन। सलमान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सलमान साहब, मैंने भी पढ़ा कि स्वी साउदर्न गैस कंपनी ने कहा है कि जो रिजर्व्स हैं वो रिड्यूस्ड बाय हाफ बाय 2027।
मतलब कि 2027 में जितने हमारे गैस के ज़खायर हैं वो 50% उसमें कमी वाक़ई हो जाएगी। तो ये हमारी प्रैक्टिस जो हम अभी से कर रहे हैं उस वक्त तक तो मतलब हमारा क्या हाल होगा गैस का? आपको बताओ, इनके ऊपर जितना भी कंट्रोल होता है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का होता है, क्योंकि जितनी एक्सप्लोरेशन की लाइसेंस है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक्सप्लोरेशन कंपनीज को दिए हुए हैं। उसमें मुल्की भी कंपनीज हैं, गैर मुल्की कंपनीज भी हैं, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की हद वसा कोशिश होती है कि ये ज़खायर जो दरियाफ्त करने वाली कंपनीज है उनको मोटिवेट किया जाए, उनको इंसेंटिव दिया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिलिंग करें, और जो हमारे ज़खायर बड़े ज़खायर हमारे सिस्टम में नहीं आ रहे उनको लाने का सबब बने। अच्छा सलमान साहब, ये सिर्फ घरेलू सार्फिन के लिए है या फिर कमर्शियल सार्फिन के लिए भी, या क्योंकि सिर्फ घर में नहीं, बाहर इफ्तार पार्टीज़ या सहरी के लिए बाहर पूरे रेस्टोरेंट्स वगैरह में, तो ये दोनों के लिए नोटिफिकेशन है? देखिए मैं बताऊँ आपको, तो इससे भी शॉर्ट क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। जो हमारी डेडिकेटेड पाइपलाइंस ऐसी कोई नहीं है कि कमर्शियल इदारों को, रेस्टोरेंट्स को, तनूर को, होटल्स को कोई अलग से लाइट जा रही हो। हमारी जो सिस्टम होता है वो ज़ेरे ज़मीन जो गैस की पाइपलाइंस का है वो बैक वक्त हमारे घरेलू सार्फिन को, कमर्शियल सार्फिन को सर्व कर रहा होता है। तो जो हमारा ऑन ऑफ सिस्टम जिसे आप कहते हैं, हम जो गैस प्रोफाइलिंग के लिए गैस लोड मैनेजमेंट करते हैं, वो बैक वक्त कमर्शियल के लिए भी उसी वक्त होगी और घरेलू के लिए भी होगी। ठीक है। वैसे सलमान साहब, ये तो चलें ठीक है, एक एलानिया शेड्यूल आपने जारी किया है ना, बहुत सारे एरियाज़ ऐसे भी हैं जहाँ पर गैर एलानिया तौर पर लोड शेडिंग जारी होती रही है, अभी भी जारी होगी और पहले भी होता रहा है। इसके लिए आप लोग कुछ करेंगे? देखिए, उसके हम बहुत सदबाब करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अवामिल आपको भी मालूम है और मीडिया इसका काफ़ी ज़्यादा इसका जिक्र भी कर चुका है। वो है इस्तेमाल गैर कानूनी तौर पर तेज़ी से बढ़ते हुए गैस प्रेशर डिवाइसेस का। जब वो एक आदमी अपने घर पे गैस प्रेशर डिवाइस लगा लेता है तो वो अपने राइट लेफ्ट के घर की नहीं गैस खींच रहा होता, पूरे मोहल्ले के 8-10 घरों की राइट लेफ्ट गैस खींच रहा होता है। अच्छा, हमारी गैस सप्लाईज नॉर्मल होती है, लेकिन जब इस तरह की सक्शन डिवाइस लग जाती है तो लोगों को गैस नहीं मिलती, उनको ये लगता है कि इदारे की तरफ से उसको गैस नहीं मिल रही, लेकिन उन्हीं के दरमियान कोई मोहल्ले में खदगर शख्स होता है जिसकी वजह से वो, लेकिन ये इससे बड़ी जुम्मा नहीं हो रहा कि इदारे की तरफ से इशू नहीं होता। हाँ, हमारी पाइपलाइंस में इशू हो जाता है, कभी हमारी पाइपलाइंस में कोई सीवेज का पानी की एमैल्गमेशन हो जाती है, उसकी वजह से हमें उसको रिपेयर करके हम उसको दुरुस्त करते थे। लेकिन उसके लिए हमारे पास जैसी शिकायत आती है 1199 पे, तो सारिफ को चाहिए फौरन शिकायत करे, और जब शिकायत करते हैं तो उसके ऊपर हमारा फौरी रद्द-ए-अमल होता है और हम उसको दूर करने की पूरी कोशिश। ठीक है। अच्छा सलमान साहब, हालिया दिनों में कराची में नई गैस पाइपलाइंस जो है वो इंस्टॉल की गई हैं। मैं जानना चाहूँगा, दीज आर डिफरेंट ऑब्वियसली फ्रॉम द वाटर पाइपलाइंस के, जिनमें जो ख़राबियाँ होती हैं, फट जाना, ये वो। गैस की पाइपलाइन जो नई डाली गई हैं, उसकी क्या वजूहात थी? क्या उसकी ट्रांसमिशन में मसले मसाइल आ रहे थे? और ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। अच्छा, मैं आपको बताऊँ उसके बारे में, ये भी अच्छी बात है कि लोगों को पता हो। देखिए, हमारी जो गैस की ज़ेरे ज़मीन पाइपलाइंस का नेटवर्क है ना, वो 50,000 किलोमीटर पे है। 50,000 किलोमीटर को सिर्फ ज़हन में लाइए तो आपको लगेगा कि वाकई एक बहुत वसी और रईस जंगल है ज़मीन के नीचे जो हमारी पाइपलाइंस का है। अच्छा, इनमें बेशतर वो पाइपलाइन है जिनको पड़े हुए 50 साल से ज़्यादा हो गए, और वो है मेटल की पाइपलाइंस। मेटल में ज़ेरे ज़मीन लाज़मी बात है, कोरोजन आएगी, उसके अंदर रस्ट आएगा और वो कहीं न कहीं से लीक होगी। अब जो वो लीक होगी तो 2 नुकसानात हैं। नुकसानात क्या है? एक तो इदारे को जो गैस है वो ज़ेरे ज़मीन ज़ाया हो रही है, जिसका उसको कोई मीटर रिटर्न नहीं मिल रहा, उसको कोई उसका रेवेन्यू नहीं आ रहा। दूसरी चीज़, सारे को जो प्रेशर पहुँचना चाहिए था, अगर वो लीकेज नहीं होती तो उसका प्रेशर भी ड्रॉप हो रहा है। अब ये सब कुछ को देखते हुए हमारी कंपनी हर साल 150-200 किलोमीटर का, 250 किलोमीटर का एक नेटवर्क रिहाब करती थी। लेकिन ये हमने देखा कि ये काफ़ी नहीं है, तो हमारी मैनेजमेंट ने इसको अग्रेसिवली पिछले साल 1500 किलोमीटर पे लेके गए, और इस साल 2500 किलोमीटर पे हमारी कंपनी का टारगेट है कि हम इसको रिप्लेस करेंगे, रिप्लेनिश करेंगे, रिहैब करेंगे ज़ेरे ज़मीन नेटवर्क को। इससे दोनों फायदे होंगे, इदारे की जो गैस ज़ाया होती थी वो बचेगी, सारे को प्रेशर देकर मिलेगा। और ये जो पाइपलाइन है, या वो मेटल की नहीं डाल रहे, आपने देखा होगा जगह-जगह ऑरेंज रंग के पाइप्स पड़े हुए हैं, पीवीसी प्लास्टिक पाइप्स हैं ये, और ये वर्ल्ड में यही स्टैंडर्ड है, यही डाला जाता है, क्योंकि इसके अंदर कोरोजन नहीं होती, इसके अंदर रस्ट नहीं लगता। अच्छा। ये वसी और रईस हमारे रिहैब चल रहा है इस वक्त। नॉर्थ इस्लामाबाद, नॉर्थ कराची का तकरीबन 1 महीने में मुकम्मल हो जाएगा। गार्डन टाउन, सदर टाउन, इवन मलीर में शुरू हो गया, लियारी में किया, लास्ट ईयर हमने डीएचए में किया। तो ये पूरा हम रिहैब कर रहे हैं। हमारा कोशिश ये कि हमारे सारिफ को बेहतर प्रेशर मिले, उसके लिए हमारी ह्यूज इन्वेस्टमेंट हो रही है। जी। अच्छा, वैसे सलमान साहब, इलीगल तरीके से भी जो लोग हैं वो गैस को अपनी तरफ मुंतकिल करने की कोशिश करते हैं, आपको पता ही है।
इसमें मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी, अक्लमंद को इशारा काफ़ी है। तो मुझे बताइए कि क्या उस वजह से भी ये गैस प्रेशर में कमी वाक़ई होती है, क्या वो भी वजूहात हैं? जी, मैंने जैसे पहले भी अर्ज़ किया, बिल्कुल वही वजूहात हैं। देखिए, जब एक नॉर्मल प्रेशर पे सिस्टम में गैस आ रही हो और सब ले रहे हो तो सबको मिल रही होती है। लेकिन जब एक आदमी एक्स्ट्रा उस पे डिवाइस लगा के एक्स्ट्रा सेटिंग करके उस प्रेशर को अपनी तरफ डाइवर्ट करता है, तो वो 3 खतरात होते हैं इसमें। एक तो ये गैर कानूनी है, ये गैर अखलाकी और ये गैर महफूज है, क्योंकि इससे हादसे होते हैं और ये डिवाइसें इतनी नाक़िस भी आ रही हैं कि ये ब्लास्ट हो जाती हैं। इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली डिवाइसेस, जबकि सस्ती शायद मेरे ख्याल में ₹1000 की मिल रही है। तो ये डिवाइसेस जब ये ब्लास्ट होता है तो उसका नुकसान सबसे बड़ा ये होता है कि गैस जो है वो आग को पकड़ती है, फायर कैच करती है। तो जो अगर वो फ्लैट में यूज करे तो राइट और लेफ्ट का जो फ्लैट है वो जुड़े हुए होते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इम्कान होता है कि वो राइट लेफ्ट के घरों को भी आग लपेट में ले ले। तो हम आपके तवज्जुह से आपके नाज़रीन तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि खुदारा इस चीज से इज्तनाब करें और खास तौर पर इस माह मुकद्दस के अंदर तो अपने पड़ोसियों का भी ख्याल करें और अल्लाह ताला से वैसे ही जी। अच्छा, मैं इसमें बिल्कुल मुकद्दस महीने के एहतराम के तौर पे ही अगर वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो खुदारा इसका इस्तेमाल तर्क कर दें और ना करें। अच्छा, सलमान साहब मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, और चले कि अब रमज़ान की आमद है मुबारक, तो मैं चाहूँगा लोगों को कुछ आपकी तरफ से खुशखबरी दे। जैसे कि आपने कहा, और ऑब्वियसली वी ऑल नो कि द गैस रिजर्वॉयर्स आर ऑन द वर्ज ऑफ डिप्लीशन, हमारे आधे होते जा रहे हैं। ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट योर सेक्टर, लेकिन ऑब्वियसली आप लोगों को ये चीज़ मालूम भी होती रही होगी कि एक्सप्लोरेशंस पाकिस्तान में पिछले कई सालों से हो रही हैं। सो हमें ये पता है कि वी आर नियर टू डिप्लेशन, लेकिन क्या हमें जल्द या बदेर ये खुशखबरी मिल सकती है कि वी आर गोइंग टू हिट सम पॉइंट कि जहाँ पे वी आर एक्सप्लोरिंग न्यू रिजर्वॉयर्स और डिप्लीशन का तो हमें बताया जा रहा है। क्या आपकी नॉलेज में ऐसा है कि कोई नए ज़खायर दरियाफ्त हो रहे हैं कि जिससे आगे जाके इन तकलीफ़ों का सामना ना करना पड़े हमें? You are very rightly put up in this context के लिए हमारा डोमेन नहीं है। और हकीकत में खाना ज़रा नॉलेज शेयरिंग हो रही होती है, मिनिस्ट्री के साथ भी हो रही होती है और हमारी जो गवर्नमेंट लेवल पे हमारे पे जो मिनिस्टर है वो उसके स्टेटमेंट्स भी दे रहे होते हैं। देखिए, डिस्कवरीज बहुत हुई हैं, आप रोजाना नहीं तो हफ्ते में एक दिन जरूर सुनते हैं आज हैकी में ज़खीरा दरियाफ्त किया गया, आज खैबर पख्तूनख्वा में दरियाफ्त कर दिया गया, आज बदीन में हो गया। ये जरूर ज़खायर दरियाफ्त जरूर हो रहे हैं, लेकिन उनकी जो क्वांटिटी है इसमें से जो हमें मिल रही है वॉल्यूम, वो ना होने के बराबर है। यानी कि जिसे कहते हैं ना ऊँट के मुंह में जीरा, वो वाली बात है। अगर रिक्वायरमेंट 1000 की है तो वो 5 मिल रही है, 10 मिल रही है, तो वो रिक्वायरमेंट जो उस गैप को पूरा नहीं कर रही। ऑल्दो एफर्ट्स बहुत हो रही है, लेकिन जितना बड़ा रिजर्व हमारा सुई का था उतना बड़ा रिजर्व दुनिया में बड़ा रिजर्व नहीं होता था। वो रिजर्व हमें उस क्वांटम में या उससे हाफ साइज में भी कोई हमें ऐसा रिजर्व नहीं मिला कि जो हमारी फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स को सेफ इंश्योर कर सके। ठीक है सलमान सिद्दीकी साहब, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन वो जो आखिरकार हैं उसके हवाले से गैस की लोड शेडिंग के हवाले से आगाह कर रहे थे। बिल्कुल। अब पता है फैसल, हमने ना कुछ लोगों से व्यूज़ जाने कि आपका क्या ख्याल है इस लोड शेडिंग के हवाले से। सो वो व्यूज़ जो है ना हम चाह रहे हैं कि हम अपने नाज़रीन को भी दिखाएं, तो आप भी चलें हम भी चलते हैं, ज़रा साथ मिल के देखते हैं कि लोगों का क्या कहना है इस हवाले से। महीना है, इसमें इन लोगों को चाहिए कि सुई गैस की लोड शेडिंग ना करें, ज़्यादा बेहतर है कि लोगों को परेशानी के बाइस लोग फिर बिल इतने ज़्यादा दे रहे हैं ये लोग कि कोई सुनने वाला नहीं है ना कोई बोलने वाला है। हम जो है ना बहुत परेशान होते हैं, सुबह से शाम तक तो गैस होती नहीं है, बच्चे कहाँ से खाएंगे, कहाँ से वो करेंगे, परेशान हो जाते हैं यार। सिलेंडर भरवा के यूज़ करते हैं, बहुत परेशानी होती है। और बस गैस का तो बहुत रोना है, हद से ही ज़्यादा, बिल भी ज़्यादा आ रहे हैं और गैस भी नहीं हो रही है। लोड शेडिंग पे चले आवाम और आवाम की राय और हम सब की राय यही है कि खुदारा गैस दे दें रमज़ान में, और नहीं दें तो फिर बिल भी नहीं दें। बिल भी नहीं क्या आवाम को पढ़ा रहे हैं आप। ब्रेक लेते चल के छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वो बिल आपके घर में ना पहुंचाएं। बात यह है कि सोनिया के घर में गैस नहीं आती लेकिन बिल आ रहा है, ये मामला है। ये उन्होंने मुझसे कहा। अब ब्रेक ले लें। आपको कहेंगे एक बार फिर खुश आमदीद, मेरी और आपकी भी। यकीनन वन ऑफ द पसंदीदा सीरीज़ थी नेटफ्लिक्स पे मनी हाइस्ट। किसने नहीं देखी? बेला चाओ, लेकिन किसी ने उसको बहुत सीरियस ले लिया और इतना सीरियस लिया है, अब ये तो नहीं पता कि कौन है चोर का क्या पता चलता है, सिवाय नेटफ्लिक्स की मनी हाइस्ट के क्या पता चलता है चोर कौन है। लेकिन हुआ ये है
कि तारीख की सबसे बड़ी चोरी, एंड दैट इज अमाउंटिंग टू $1.5 अरब। दिस इज ह्यूज। ये चोरी हुए हैं। नस्लें जो हैं वो खुशगवार बैठी रहेंगी अगर वो पकड़ा नहीं गया। इतनी बड़ी चोरी। हाँ जी। अच्छा, ये हुआ ऐसे है कि जो क्रिप्टो करेंसी का वन ऑफ द एलिमेंट्स हैं, जो सबसे वैल्यूड आजकल करेंसी इथीरियम का वॉल्ट है, उस वॉल्ट का भरपूर कंट्रोल हासिल किया गया हैकर्स की जानिब से, और उसके बाद उस वॉल्ट को नामालूम मकाम पे मुंतकिल कर, नामालूम अफराद के बाद नामालूम मकाम पे उसको मुंतकिल कर दिया गया, एंड इट्स $1.5 अरब की ये चोरी हुई है। मैं सोच रही हूँ कि अब इतना बड़ा जो हर्जाना है कंपनी कैसे वो अदा करेगी, क्योंकि चोरी हुए तो ऑब्वियसली वो मेंबर्स हैं ना, लोग जिन्होंने इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो मैंने तो ये भी सुना है कि कंपनी ने कहा है कि जिनके ये चोरी हो गए पैसे, हम उनको उसमें बढ़ा कर पैसे वापस करेंगे। क्या डबल शाह वाली बात हो रही है ये। इसी पे बात कर लेते हैं। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट राहिद एहसान हमारे साथ मौजूद। राहिद एहसान, अस्सलाम वालेकुम। राहिद, वेलकम टू द शो सर। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताइए देखने वालों को कि सोना और करेंसी चोरी हो जाए तो यू कैन ट्रेस देम, इज इट ट्रेसेबल ये जो हुआ है? बिकॉज एक तो डिजिटल करेंसी है, सबसे सेफेस्ट मानी जाती है ब्लॉकचेन, उसके साथ ऐसा हो जाए तो देन व्हाट इज मोर सेफ देन दिस? जी, तो बेसिकली अगर हम क्रिप्टो करेंसी के उससे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इथीरियम सेकेंड लार्जेस्ट कह सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी है आफ्टर बिटकॉइन, और क्योंकि उनकी ट्रांजैक्शन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती हैं एंड इट इज़ पॉसिबल टू ट्रैक स्टोलन फंड्स और द इथीरियम फंड्स यूजिंग ब्लॉकचेन फॉरेंसिक्स। और ब्लॉकचेन फॉरेंसिक्स की फर्म्स हैं जैसे एलिप्टिक या अरकम इंटेलिजेंस, जिन्होंने इस केस में मदद करी है, जिनसे उनको पता चला है कि ये ग्रुप कौन था और किस किस जगह पर किन अननोन एड्रेसेस पर इन्होंने जो फंड्स जो किए थे, स्टील किए थे, मतलब फंड्स नहीं कह सकते इनको, ईथ टोकन कह सकते हैं। क्योंकि डायरेक्टली इन्होंने उतने अमाउंट नहीं निकाला, इन्होंने ईथ टोकन्स इक्विवेलेंट टू दैट अमाउंट पूरा निकाल लिया, जो कि एक्सचेंज पे इफेक्ट किया, नॉट इवन ऑन अ सिंगल वॉलेट। तो हाउएवर हैकर्स कैन यूज एन्क्रिप्शन टेक्निक्स लाइक टोर्नेडो कैश, इस तरह वो ऑफस्केट कर सकते हैं चीज़ों को, जिससे ट्रेस करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, लेकिन इट्स नॉट इम्पॉसिबल बिकॉज देयर आर इंटेलिजेंस एजेंसीज दैट कैन ट्रेस देम ईजिली। अच्छा, वैसे राहिद ये बताइए कि जब ये चोरी हो रही थी तो जाहिर सी बात है वो उसमें लॉग इन किए होंगे, उन्होंने सिस्टम को उथल पुथल किया होगा ना, फॉर श्योर। ऐसे तो नहीं कि बस आए और सेकंड्स में चोरी हो गई और ख़त्म हो गई कहानी। तो जब ये चीज़ हो रही होती है तो कोई साइबर सिक्योरिटी चेक ऐसा नहीं है कि कोई चीज़, कोई अननोन मूवमेंट हो रही है वेबसाइट पे या अंदरूनी तौर पर, तो उसको उसी वक्त डिटेक्ट किया जा सके? होती हैं ऐसी इम्प्लीमेंटेशंस जैसे IDS, IPS या एंड पॉइंट सोल्यूशंस, जो कि रियल टाइम में आपको मॉनिटरिंग डेटा दिखाते हैं, जिसकी वजह से जो साइबर सिक्योरिटी या SOC एनालिस्ट जो बैठे होते हैं वो उस वक्त मॉनिटर कर रहे होते हैं, वो उनके ऊपर इमीडिएट एक्शन ले सकते हैं। लेकिन कुछ एक्सप्लॉइट्स या कुछ तरीके हैकर्स के इस तरह होते हैं जो कि सिस्टम के अंदर वो होते हैं लेकिन नज़र नहीं आते। ठीक है। प्लस वन मोर थिंग कि नाउ हमें पता है कि ये चीज़ हो गई है एंड ऑल दैट। मैं जानना आपसे ये चाहूँगा कि कहा ये जाता है ऑब्वियसली कि आने वाले दिनों में डिजिटल करेंसी इज़ द फ्यूचर। सो इस तरह की हाइस्ट ना हो, इसके लिए ऑन अ लार्जर स्केल हाउ इज़ द वर्ल्ड प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर इट? ओके, तो पहले तो मैं वहाँ से कंटिन्यू करता हूँ, हमने स्टॉप। तो रियल टाइम प्रोटेक्शंस होती हैं जैसे एंड पॉइंट सोल्यूशंस और IDS, IPS एंड एक्सटेंसिव टेक्नोलॉजी भी आए जा रही है, जिसकी वजह से रियल टाइम में हम लोग सारी जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है या हैकर्स अगर हमारे सिस्टम में हैं वो देख सकते हैं। लेकिन कुछ हैकर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टूल्स यूज़ कर रहे होते हैं, और जब वो सिस्टम में होते हैं या किसी सर्वर में होते हैं नज़र नहीं आते। दे हैव इंस्टॉल्ड बैकडोर्स इन द सर्वर थ्रू विच दे कैन कम इन एंड आउट एनी टाइम दे वांट। और सेम इधर ये अटैक हुआ था, जब बाइबिट एक्सचेंज वार्म वॉलेट से कोल्ड वॉलेट से अपने वार्म वॉलेट में फंड्स ट्रांसफ़र कर रहे थे। कोल्ड वॉलेट मतलब जो ऑफलाइन है और वार्म जो ऑनलाइन है, जिससे एक्टिव ट्रेडिंग करती है। तो उसके बीच में वो अटैक हुआ था। लाइक इट कैन बी कॉल्ड API बट इट्स नॉट कन्फर्म इफ इट्स एन API अटैक। तो ये चीज़ इस तरह डिटेक्ट हो सकती है, लेकिन कुछ केसेस में नहीं डिटेक्ट हो पाती। और सेकेंडली, हाउ इज़ द वर्ल्ड प्रिपेयरिंग फॉर इट? ऑब्वियसली क्रिप्टो करेंसी इज़ सेट टू बी द फ्यूचर ऑफ करेंसीज इन द फ्यूचर। बाकी इससे प्रिपेयर करने के लिए जो एक्सचेंजेस जिस पे ट्रेडर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये चल रहा है, उनको
वो लोग एक स्टेप अहेड चलने चाहिए हैकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लाइक हैकर्स हमेशा वी से दैट दे आर वन स्टेप अहेड ऑफ अस, बट ये एक्सचेंजेस जिस पे पूरी दुनिया ट्रेड कर रही है या जिनके फंड्स हैं इस पर, उनको थोड़ा विजिलेंट रहना पड़ेगा इसके अंदर बाय हैविंग सम गुड सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशंस, मल्टी सिग्नेचर वॉलेट्स, रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड एंटी फिशिंग ईमेल्स थ्रू विच लाइक मैलिशियस अटैचमेंट आ जाती हैं और API अटैक हो जाते हैं, या कोई भी अटैक कह सकते हैं हम लोग, और रियल टाइम थ्रेट डिटेक्शन, क्योंकि प्रोकास्टिनेशन इसमें नहीं चलेगी। ट्रेडर्स और पूरी दुनिया जैसे मैंने बताया था फंडिंग कर रही है इसके ऊपर, तो इसके ऊपर हमें विजिलेंट रहना पड़ेगा। ठीक है, राइट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके। तो जनाब दुनिया में जो कुछ हो रहा है हम आप तक प्रेजेंट करते जा रहे हैं। अभी हम एक ब्रेक ले लेते हैं। जी, अभी छोटी सी ब्रेक का वक्त हो जाता है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आना है क्योंकि और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको दिखानी है। लेट्स टेक अ ब्रेक। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। आप देख रहे प्रोग्राम दुनिया बोल है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका एक बार फिर बेहद शुक्रिया। बात करेंगे अब मुस्तफ़ा आमिर कातिल केस की, जिसमें अहम पेशरफ्त सामने आई है। अब फाइनली अदालत ने 5 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दिया है और मुल्ज़िमान के मेडिकल चेकअप के लिए भी टीमें जो है वो तश्कील दे दी गई हैं, हिदायत जारी कर दी गई हैं। तो इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद काशान। काशान, यू हैव बीन कवरिंग दिस इशू, मुझे बताएं कि फाइनली जिस्मानी रिमांड मिला है और क्या क्या अपडेट्स आई हैं इस केस में? जी बिल्कुल, देखें कल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इस मुल्जिम अरकमान और शराज की पेशी थी। पुलिस की जानिब से 5 रोज़ा जो है जिस्मानी रिमांड की सजा की गई थी, जो कि मौजूद अदालत ने उसको मंजूर कर लिया, जबकि दूसरी जानिब मुल्जिमान को फिर सिटी कोर्ट में पेश किया गया। वहाँ पर भी जो है उनकी जानिब से 5 रोज़ा रिमांड की जो दरखास्त जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की जानिब से वो भी मंजूर कर ली गई है। जबकि दोनों जो गवाहान थे इस केस के चश्मदीद गवाहान गुलाम मुस्तफ़ा और जो है जो कि अरकमान के बंगले पर काम करते थे उसके मुलाजिम थे, उनकी जानिब से भी इन दोनों को शिनाख्त कर लिया गया है। जिसके हम पे सारा वाकया हुआ वो दोनों गवाहान भी वहाँ पर मौजूद थे। अब ये है कि केस जो है वो मजीद मजबूत होगी, क्योंकि गवाहान की जानिब से भी दोनों मुल्जिमान को शिनाख्त कर लिया गया है, किस तरह उसको मारा गया वहाँ पर, और मुस्तफ़ा जब आया तो उसकी गाड़ी में इसको कैसे डाला गया, सब उन्होंने अदालत के सामने बता दिया। जबकि दूसरी जानिब तफ्तीशी हुकाम की जानिब से पूरी तफ्तीशी टीम जो है वो भी तश्कील दे दी है। टीम के सरबराह जो है DIG CI मुक़द्दर सदर को मुकर्रर किया गया है और दिगर मेंबरान में SSP इरफान बहादुर, SSP अनिल हैदर समेत SSP अलीना राजपर और कैस खान समेत SSP अजहर जावेद भी इस टीम का हिस्सा है। जबकि खुसूसी टीम गिरफ्तार मुल्जिम अरकमान के हवाले से तफ्तीश करेगी और मुल्जिम अरकमान के दिगर साथियों के साथ जो मंशियात फरोश जो थे उनकी भी छानबीन करेगी। अब देखें सर्कल जो है वो मजीद आगे बढ़ा है और तफ्तीशी टीम के अंदर मजीद आला अफसरानों को शामिल कर लिया गया है। अरकमान के जितने भी साथी थे और जितने भी दोस्त थे उनके खिलाफ भी जो है शामिल है, उनको भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया गया। जबकि टीम की जानिब से बताया गया कि मंशियात फरोशी में मुलविस अफराद की शिनाख्त की जाएगी, उसके बाद गिरफ्तारी उनकी अमल में लाई जाएगी। जबकि खुसूसी टीम जो है वो एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो की जानिब से तश्कील दी गई है। जी अच्छा काशान, आपने कहा कि जो इन्वेस्टिगेशन का दायरा है वो वसी कर दिया गया है और नाम भी सामने आए हैं, थोड़ा सा आप वो बताएंगे और कौन से नाम हैं जो साथ साथ जुड़ते चले जा रहे हैं इस केस के? ये बिल्कुल, लेकिन इनके दिगर दोस्त जो हैं वो तो पहले ही पुलिस की हिरासत में, और दिगर मुल्जिमान जो हैं जिनकी शिनाख्त शराज और अरकमान की जानिब से रोजाना रिमांड में की जा रही है, जो नाम अभी तफ्तीशी हुकाम की जानिब से जाहिर नहीं किए गए क्योंकि तफ्तीश जो है कमजोर पड़ जाती है अगर नाम उनकी जानिब से बता दिए जाएंगे तो, क्योंकि कुछ नाम ऐसे हैं जो तफ्तीशी हुकाम ने अपने पास रखे हुए हैं और उनकी जानिब से बताया गया कि आने वाले रोज में जो कार्रवाई की जाएगी और बड़े नाम सामने आएंगे जिनको हिरासत में लिया जाएगा और जिनको शामिल तफ्तीश केस में किया जाएगा। दूसरी जानिब एक और इस केस के डेवलपमेंट है, पुलिस हुकाम की जानिब से तफ्तीश हुकाम की जानिब से अरकमान के वालिद कामरान अजहर कुरैशी को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया जा रहा है। अच्छा काशान, मुझे ये बताएं कि इसको अदालत के रूबरू पेश किया गया है अरमगान को। अदालत ने जो अब तक रिमार्क्स दिए हैं वो बड़े दिलचस्प हैं, थोड़े से कुछ शेयर करेंगे हमारे साथ? मौजूद जज साहब ने क्या इस पर रिमार्क्स पास किए अब तक? जी बिल्कुल, देखिए कल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इसको पेश किया गया तो चीफ जस्टिस की जानिब को जो मुंतज़म अदालत की जजिस थे उनकी जानिब से फैसला किया गया है कि मुल्जिम का पहले मेडिकली टेस्ट जो है वो कराया जाएगा, उसके बाद
मुलजिम को जो है 5 रोजा रिमांड पे अगेन पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जबकि जुमा नामी लड़की का जिक्र हो रहा था, तो तफ्तीशी अफसर की जानिब से जुमा नामी लड़की के हवाले से भी अदालत को बताया गया है कि उस लड़की का DNA टेस्ट कराना लाजमी, और लड़की की जानिब से भी पुलिस को तमाम तर बयान जो है वो अपना उन्होंने उसमें रिकॉर्ड कराया। तो केस जो है मजीद मजबूत हो रहा है और मजीद गवाह जो है वो इस केस के अंदर भी सामने आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि केस जो है वो मजीद ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि जितने भी गवाह थे उन तमाम ने जो है रहमान को वारदात करते जो है शिनाख्त कर लिया है, जिस तरह कत्ल किया गया, तमाम चीजें जो है वो मौजूद। ठीक है, और अब 5 रोजा रिमांड जो है वो दे दिया गया। काशान, बहुत शुक्रिया आपका, यू हैव बीन इन्वेस्टिगेटिंग दिस केस। तो इसलिएगा आपसे आने वाले दिनों में हम अपडेट्स लेते रहेंगे। बिल्कुल, अभी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे उज़्बेकिस्तान की। 2 रोज़ा दौरे के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो दर्जनों मुआहदों और मुफाहतों की यादाश्तों पर दस्तखत किए गए और पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने और ताल्लुकात को मजबूत करने के अज़्म का इजहार किया गया। बरादर इस्लामी मुल्क है उज़्बेकिस्तान, और दोनों ममालिक में काफ़ी मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हुआ, और उनमें से तिजारत जो था इट वॉज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेक्टर्स। दौरा पाकिस्तान की उन्होंने दावत भी कबूल की उज़्बेक सदर ने। अब जो ये तिजारत है, ख़ास तौर पे इसमें जो लॉजिस्टिक्स हैं उनका जो अमल दखल है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है। अवैस सदर साहब अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आप माशाल्लाह से ख़ुद उस वक्त में मौजूद थे अवैस साहब, तो तिजारती जो माहदों में ट्रांसपोर्ट के शोबे में शराकत दारी बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया है। मैं जानना ही चाहूँगा, पाकिस्तान रोड नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से खित्ते के जो माशी जो एडवांटेजेस हैं इनको एक्सप्लॉइट कर सकता है आने वाले दिनों में? जी वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल करने का। ये बहुत अहम तजारती दौरा था वज़ीर आज़म पाकिस्तान का। इसमें ताजर और इंडस्ट्री के मुख्तलिफ शोबों के ट्रांसपोर्टर्स भी हमारे और लॉजिस्टिक एंड दूसरे शोबों के ट्रांसपोर्ट लोग भी शामिल थे। इस दौरे का जो बुनियादी मकसद था वो यही था कि दोनों मुल्कों में उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान में तजारती रवाबत को बढ़ाया जाए और इनको रेल और ट्रांसपोर्ट रोड के जरिए जोड़ दिया जाए। इस वक्त बात की जाए अगर तो $224 मिलियन का तजारत इन दोनों मुल्कों में हो रही है, लेकिन इस दौरे में ये चीज़ इसका तहिया किया गया कि अगले 2 सालों में इसको $4 बिलियन तक लेके जाएगा। ये सिल्क रोड के ऊपर दोनों हमारे मुल्क हैं, पाकिस्तान भी और उज़्बेकिस्तान भी। तो अगर इस रोड को हम इस्तेमाल करें, इसमें दरमियान में अफगानिस्तान का लिंक था। हमने इस दौरे में कोशिश की है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की है और उज़्बेकिस्तान गवर्नमेंट भी अपने तौर पर कोशिश कर रही है कि अफगानिस्तान के रूट को भी बहाल करके तो ये उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, काज़ाकिस्तान, ये ऐसा नेटवर्क बन सकता है रोड का जिससे पाकिस्तान को सालाना $30 बिलियन तक, इसमें अगर हम इसको पूरी तरह फाल कर लेते हैं तो $30 बिलियन तक हम इसमें रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इस तरह अगर बात की जाए तो इसमें माहिदों की, तो इस दौरे में मुख्तलिफ जो हमारे इंडस्ट्री के लोग शामिल थे उनके दरमियान माहिदे भी हुए हैं। 2 जगह पे कराची पोर्ट पे इस वक्त एक वफामती याददाश्त पे दस्तखत किए गए हैं, जिसके तहत ये तय किया गया कि कराची में भी उनके लिए एक फ्री जोन बनाया जाएगा जहां पे हमारी गाड़ियां आके रुका करेंगी। और इसी तरह उज़्बेकिस्तान गवर्नमेंट भी अपने बॉर्डर पे एक इस तरह का फ्री जोन बनाएगी जहां पे गाड़ियां आके रुकेंगी, एक स्टेशन बनाया जाएगा और दोनों मुल्कों की तिजारत को रोड नेटवर्क के जरिए जोड़ा जाएगा। इसी तरह इस मामले को अगर आगे लेके चलें तो रेलवे के बारे में भी बात हुई थी कि रेलवे पटरी के जरिए भी इन दोनों मुल्कों को आपस में जोड़ा जाएगा। अफगानिस्तान की बात की जाए तो अफगानिस्तान भी इस मामले में बहुत साथ दे रहा है और हुकूमत का, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान के जरिए हमारी गाड़ियां उज़्बेकिस्तान में दाखिल हो और पूरे सेंट्रल एशिया तक ये तजारत रोड ट्रांसपोर्ट के जरिए की जा सके। इस नेटवर्क को अगर बढ़ाया जाए तो तुर्की और यूरोप के दीगर ममालिक तक भी हमारी रसाई हो सकती है। ये बहुत बड़ी मार्केट है जिसमें हमारे ट्रांसपोर्टर्स का फायदा होगा, न सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स को फायदा मिलेगा, रोजगार मिलेगा, कारोबार बढ़ेगा, बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान को भी बहुत मफाद हासिल होगा। हमारी इंडस्ट्री जो $3-4 बिलियन पे सर्कुलेट कर रही है, इसका हुजम 10 से 20 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। तो हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान और TDAP ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान इसमें बड़ी कोशिश कर रहे हैं। हमें बड़ी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में तजारत रोड वन बेल्ट के जरिए जो तजारत है उसको फ़रोग़ मिलेगा और हमारी अशिया यहाँ से सब्जी मुख्तलिफ, इस वक्त चावल बड़ी एक्सपोर्ट बड़ी तादाद में हो रहे हैं, उनके ताजर बहुत ज़्यादा उन्होंने इंटरेस्ट शो करवाया है यहाँ से कीनो और पोटैटो मंगवाने में। तो सब्जियाँ, फ्रूट, ये सारी चीज़ें हैं और इसका दौरानिया इतना ज़्यादा कम हो जाएगा कि अभी इस वक्त उन्हें 30 से 40 दिन लगते हैं दूसरे रूट से वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने में। लेकिन अगर ये पाकिस्तान से सिल्क रूट के जरिए हम इसको पहुँचाते हैं, वहाँ पे सी पैक का इस्तेमाल होता है, तो ये सफ़र सिर्फ और सिर्फ 4 से 8 दिन में कंप्लीट किया जा सकेगा, जिससे ना सिर्फ कारोबारी लाकत में बचत आएगी
बल्कि पाकिस्तान को इसमें बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा। अवैस साहब, अभी आपने जितनी डिटेल्स बताई हैं ये तो सुन के बड़ी खुशी हो रही है। माशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन हो गए तो बहुत खुशी की बात है। मुझे ये बताइए कि जितनी भी मुफाहमतों पर यादाश्तों पर दस्तखत हुए हैं, जो भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जिनके ऊपर बात की गई है, इनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कब से स्टार्ट होगा? जी, इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए उन्होंने एक कमेटी भी बनाई है। इम्प्लीमेंटेशन बहुत जल्द स्टार्ट होगा। MOU साइन हो चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट दोनों की तरफ से ये वाज़िया किया गया है ताजरों को, जो भी इंडस्ट्री के अफराद इसमें शामिल थे उनको, कि कोई भी मुश्किल आएगी इसका फॉलोअप रखा जाएगा। अगर किसी को कोई मुश्किल दरपेश होती है तो वो गवर्नमेंट से रब्ता करे, उसको फौरी तौर पे हल किया जाएगा। जहाँ तक बात की जाए ट्रांसपोर्ट के शोबे की, तो हमारे MOU उनके साथ साइन हो चुके हैं। उनकी कंपनियां हमारी कंपनियों के साथ मिलकर ज्वाइंट वेंचर करने के लिए तैयार है और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके रिजल्ट सामने आएंगे। अवैस साहब, इसमें एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये पाकिस्तान से जब आप शिमाल मगरब की तरफ जाएं तो अफ़गानिस्तान से लेके बाकी जितने स्तान कंट्रीज़ हैं टिल उज़्बेकिस्तान, ये ठंडे ममालिक हैं। पाकिस्तान को क्लाइमेट का बहुत अच्छा एडवांटेज हासिल है कि यहाँ पे रबी खरीफ दोनों क्रॉप्स बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। पाकिस्तान, ये अगर एक अफ़गानिस्तान फैक्टर है, इसको अगर हम हल कर लें, पाकिस्तान के लिए ये स्तान कंट्रीज़ वाली जो अपॉर्चुनिटीज़ है कितनी बड़ी है और हम इनको क्या क्या ऑफ़र कर सकते हैं अपने ट्रांसपोर्ट के थ्रू अपनी क्रॉप्स, वो कौन कौन सी हैं कि जो हमारी डिमांड सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, ये मुझे थोड़ा सा आपसे जानना है। जी, इस वक्त तो जो अभी हमने वहाँ पे देखा है विजिट के दौरान, जो उनके ताजरों ने इंटरेस्ट शो करवाया है, वो यहाँ के किनो, यहाँ पे हमारे जो चावल है, राइस है, उसके बाद पोटैटोज है, इसके बाद अगर आगे देखा जाए तो फार्मास्यूटिकल की बहुत ज्यादा डिमांड थी। वहाँ पे उनके इंडस्ट्रियलिस्ट, उनके जो ताजर थे वो ढूंढ रहे थे, ट्रेडर्स उनके ढूंढ रहे थे कि फार्मास्यूटिकल से कितने लोग यहाँ पे आए हैं। इसी तरह लॉजिस्टिक का सेक्टर बहुत अहम है। लॉजिस्टिक्स के सेक्टर को मैं कहता हूँ कि इसको 100% तक बढ़ाया जा सकता है अगर गवर्नमेंट इस मामले में थोड़ा सा और इनिशिएटिव ले। हम भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे एज ए ट्रांसपोर्टर। हमारी हुकूमत को भी चाहिए, मैं रिक्वेस्ट यहाँ पे वहाँ पे भी की थी, यहाँ पे भी करना चाहता हूँ कि हमारे ट्रांसपोर्टर्स को कम शरह सूद के ऊपर गाड़ियाँ दी जाएं ताकि हम अपने जो फ्लीट है उसको अपग्रेड कर सकें। और इसके साथ साथ अभी एक और चीज़ भी वहाँ पे सामने आई थी कि एक्सल लोड लिमिट की इम्प्लीमेंटेशन। SIFC के तहत गवर्नमेंट जहाँ पे बड़े ज़बरदस्त किस्म के इनिशिएटिव ले रही है, उसका फॉलोअप भी रखा जा रहा है। वहीं पे एक और चीज़ डिसाइड हुई थी कि पाकिस्तान में ट्रकों के लिए एक खास लोड लिमिट रखी जाए। उसके लिए बेहतरीन है कि इस वक्त तक काफ़ी हद तक अमल दरामद हो रहा है, लेकिन हम चाहेंगे कि इसको मज़ीद बढ़ाया जाए ताकि ये अफगानिस्तान के ज़रिए जब हम इन सारी रियासतों तक पहुँचेंगे, तुर्की और आगे यूरोप तक जाने की बात करते हैं और हमारी गाड़ियाँ वहाँ पे जा भी रही हैं, अभी कुछ बड़ा लिमिटेड सा ऑपरेशन जारी है, इसको बढ़ाया जाएगा तो पाकिस्तान को तरक्की के और रेवेन्यू जो है वो 10 से 20 गुना तक कम से कम इजाफा किया जा सकता है। ठीक है, होपफुली। थैंक यू सो मच। मोहम्मद अवैस चौधरी साहब हमारे साथ अब मौजूद थे। आगे है कि पाकिस्तान खित्ते में अपने दीगर ममालिक के साथ तजारती रवाबित बढ़ाए। पाकिस्तान के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि ना सिर्फ अपनी मशरक़ी बल्कि मगरबी सरहदों को भी बेहतरीन तरीके से उसका फ़ायदा उठाए। बिल्कुल ऐसा ही। अब वक्त हो जाता है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे और खैरियत की बात आती है तो फिर सबसे पहला ख्याल जाता है सेहत का। पाकिस्तान में जो है वो सेहत के काफ़ी सारे वैसे तो मसाइल हैं, लेकिन दिल की तकलीफ़ से जो उसमें अमवात में दुनिया में तकरीबन जो पाकिस्तान है वो 30वें नंबर पर है। मतलब ये जो दिल की तकलीफ़ है ये इतनी सीरियस एक इशू है और उसमें भी पाकिस्तान जो है वो 30वें नंबर पर है। और आलमी इदारा सेहत की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 29% अमवात दिल की बीमारियों के बाइस हो रही हैं। मुल्क भर में सालाना 4 लाख जो लोग हैं वो दिल की बीमारियों के बाइस मौत के मुँह में चले जाते हैं। अच्छा, अब आपको हम ये बताते हैं कि पाकिस्तान में वैसे कार्डियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन पीड्स कार्डियो इमेजिंग की टेक्नोलॉजी सिर्फ 18 साल से बड़े ही इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इससे पहले पीड्स की नहीं थी। अब अमराज क़ल्ब से मुतासरा बच्चों के हवाले से एक नई चीज़ सामने आ रही है। उनकी मुश्किलात को कम करने के लिए डॉक्टर आलिया एहसन, जो कि फ़ेलोशिप प्रोग्राम के तहत मलेशिया गई हुई हैं, वो वापस
लौटेंगी तो अमराज कल्ब से मुतासर जो बच्चे हैं उनकी यानी पीड्स कार्डियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी से वो रोशनास कराएंगी। अभी टेक्नोलॉजी क्या है और किस तरह काम करती है, पीड्स के लिए ये कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, इसी वाले से बात करने के लिए आज हमने मदद किया डॉक्टर आलिया अहसन को। डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस फ्रॉम मलेशिया। इट्स अ प्लेजर होस्टिंग यू ऑन द शो। डॉक्टर साहबा, इससे पहले कि हम पीड्स की तरफ जाएँ, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइए कि ये कार्डियो इमेजिंग क्या होती है, कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। Thank you so much, Faisal. Thank you for having me on the show. Pleasure. Definitely, and thank you. मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट भी करना चाहूँगी एक्चुअली इसके हवाले से। Actually, first of all, let me introduce myself. I am Dr. Alia Kamal Aslam. I am working as a assistant professor peds cardiology at NICVT, जो कि सबसे बड़ा सेंटर है पीड्स पीडियाट्रिक का थ्रू आउट पाकिस्तान। इट हैज़ ओवर 4 to 5 डेडिकेटेड पीडियाट्रिक सेंटर्स अंडर वन रूफ। दूसरी बात यह कि आपने अच्छा सवाल किया, व्हाट इज़ पीडियाट्रिक कार्डियक इमेजिंग। जब हम लोगों ने एक्चुअली पीड्स कार्डियोलॉजी जो है वो बहुत पुरानी नहीं है, हार्डली इसको जो है 100 साल भी नहीं हुए आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होने में पूरी दुनिया में। इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें दुनिया में बहुत आगे हैं, एडवांस्ड हैं। अब पहले जो है ये एंजियोग्राफी वगैरह का आपने सुना होगा कि हर चीज़ एंजियोग्राफी के ज़रिए मालूम कर लेते थे। अब सबसे बड़ा अच्छी बात यह है कि 1990s में विद एडवांसेस इन CW एंड ईको अब हर चीज़ आप नॉन इन्वेजिव की तरफ ज़्यादा रुझान हो रहा है। नॉन इन्वेजिव मीन्स आपको एंजियोग्राफी करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक को करके अल्ट्रासाउंड करके मालूम कर सकते हैं। पाकिस्तान में डेफिनेटली अल्ट्रासाउंड्स बच्चों के होते हैं, चीज़ें हैं, लेकिन वो लोग जो उनको इंटरप्रेट कर सकें, जो कंजेनाइटल को समझ सकें, जो स्ट्रक्चरल को समझ सकें, वो कम है। और फिर जो आपके इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं कि किस तरह आपको फॉलो करना है, किस तरह आपने उसका तशखीस करनी है, वो बहुत और कम लोग जानते हैं पाकिस्तान में। तो दिस वाज एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी जो मैं आई वुड लाइक टू थैंक माय AD प्रोफेसर ताहिर ज़कीर हु रियलाइज्ड दिस गैप एंड सेंड मी टू मलेशिया फॉर पीक कार्डियक इमेजिंग। लोग समझते हैं कि इमेजिंग सिर्फ ईको है, इमेजिंग सिर्फ ईको नहीं है, इसके अलावा एक कैमरा अंदर डाल के करते हैं जिसको टी कहते हैं, वो भी इसमें आता है। देन CT है जिस मशीन के ज़रिए आप फ़ौरन जो है सारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं। फिर एक कार्डियक MR भी आता है जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव है और हर जगह अवेलेबल नहीं है। हम लोगों ने NICVT ने उसको एक्वायर किया है लास्ट ईयर अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे पास अच्छे खासे बच्चे हैं जो अब इससे भी मुस्तफ़ीद होंगे, जो कि प्राइवेट में मोर देन 90,000 है पर वन स्कैन, लेकिन वो अब at NICVT is completely free. So I was sent here to basically do in peds cardiac imaging. तो उसमें ये CT, CMR, ECO, T, ये और एडवांस इमेजिंग भी है जिसमें आप मिमिक्स करके सबका 3D मॉडल भी दिखाते हैं। तो दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई ट्राई टू लर्न हियर। और सबसे बड़ा बात यह है कि अडल्ट में तो आपने कॉर्नरीज और चीज़ों में एंजियोग्राफी में डील करना है, पीड्स में तो सारी जो है स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ नॉर्मल है, कुछ में होल्स है, कुछ कॉम्प्लेक्स हैं। सिंस दे आर डूइंग सो मैनी, ये लोग बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सर्जरीज कर रहे हैं और पूरे मलेशिया में एक ही सेंटर है जो सारी चीज़ें कर रहा है। एंड ये बहुत कोलैबोरेट करते हैं बाहर के लोगों से, अमेरिका में, UK में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में। तो इनकी हर चीज़ बहुत एडवांस्ड है और उनको वहाँ से भी कोलैबोरेशंस मिलती हैं, आइडियाज़ मिलते हैं। तो मुझे मौका मिला इन लोगों के साथ काम करने का, इनके साथ रिसर्च वर्क करने का, इनके साथ ये चीज़ें सीखने का। एंड आई अल्हम्दुलिल्लाह दे हैव गाइडेड मी अ लॉट और अब मैं सर्टिफाइड हूँ। जी, तो डॉक्टर साहिबा माशाल्लाह आप इतना अच्छा काम कर रही हैं और इतनी अच्छी रिसर्च है और अल्लाह का शुक्र है, मतलब कहीं से तो इस बात का आगाज़ हुआ कि छोटे बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना था। ये जो टेक्नोलॉजी है ये पाकिस्तान में फॉर्मली कब तक इंट्रोड्यूस हो जाएगी, कब तक सारे बच्चे जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकेंगे जो इसका शिकार हैं? देखिए, ईको तो डेफिनेटली पाकिस्तान में हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो रहा। CT भी हो रहा है, CMR में कम लोग हैं लेकिन हैं, कंजेनाइटल करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो लोग उसमें जो है उसमें माहिर नहीं है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई विल बी कमिंग बैक एंड इंशाल्लाह मेरा यही इरादा है कि डेवलप अ सेंटर। NICVT वैसे ही बहुत बड़ा सेंटर है और वो पूरे पाकिस्तान को कैटर करता है और यही इरादा है कि उसमें सब स्पेशलिटी, सब ब्रांचेस बनाकर इसको जो है ताकि पाकिस्तान में और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के थ्रू उसको डेवलप किया जाए और उसको उसी साइट पे लेकर आया जाए जिसमें ये लोग भी थे। कि कल जिस समय मी सुपरवाइज़र मुझे कह रही थी, आज से 20 साल पहले वो लोग वहीं मौजूद थे जहाँ हम लोग मौजूद थे। ईको करते थे तो बाहर के लोग आके ये बताते थे कि हमें कुछ नज़र ही नहीं आ रहा।
सिंपल सी बात है, यू कैन नॉट शो देम, दिस इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। अब जो है उन्होंने अब अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे डेवलप कर लिया है, पीपल आर प्रेजिंग देम एंड दे आर एडवांसिंग। तो जब बाकी सब कर सकते हैं तो हमारा भी चांस है, हमारा भी मौका है, तो डेफिनेटली वी विल ट्राई फॉर द बेस्ट। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं ज़रूर कुछ चीज़ें आपसे मालूमात में लेना चाहूँगा। पाकिस्तान पीडियाट्रिक जो कार्डियक डिजीज़ हैं उनमें हमारा क्या नंबर है, व्हाट आर द कॉजेज़, पेरेंट्स को कितना परेशान होना चाहिए, एंड आफ्टर दिस इमेजिंग टेक्निक जो कि पीच के लिए आ रही है, कितना मामलात हमारे सॉल्व हो सकते हैं? ओके, सबसे बड़ी बात ये है कि 1 in 100 दिस इज़ अ नंबर, दिस इज़ अ बॉल फैक्ट नंबर। नॉर्मली 0.8% कहते हैं, लेकिन 1 in 100 हर 100 बच्चे में से एक को जो है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ होगी। इसकी जो है डिफरेंट टाइप की वेरिएशन होती है, फ्रॉम सिंपल लाइक जिसमें छोटे डिफेक्ट हो या वाल्व स्टेनोटिक हो, टू कॉम्प्लेक्स जिसमें आपके जो है शरियाने हैं, चैम्बर्स हैं, कोई भी चीज़ नॉर्मल नहीं है। तो इसकी जो है फिर आप उसके लिहाज से डिफरेंट ऑप्शंस देते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले डायग्नोसिस ही शुरू ईको पे होती है। इफ़ यू डोंट हैव अ गुड ईको यू कैन नेवर मेक अ डायग्नोसिस। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। देयर वाज अ चाइल्ड, हमें जब पाकिस्तान में थी तो एक अडल्ट ने ईको किया था, उसे एडल्ट के ईको करके मुझे पास VSD भेज दिया, लेकिन जब मैंने सैचुरेशन चेक की, चीज़ें चेक की, तो बच्चा सैचुरेट नहीं कर रहा था। आई वाज लाइक देयर वर सम प्रॉब्लम्स। जब मैंने ईको किया तो इट वाज कॉम्प्लेक्स। अब जब आप पेरेंट्स को काउंसिल करने बैठते हैं, कहाँ वो सोच रहे थे एक होल था, कहाँ कॉम्प्लेक्स है, तो बहुत वेरिएशन हो जाती है। तो पीपल डोंट रियलाइज दिस कि ऑल्दो दे आर डूइंग इट, बट एट द सेम टाइम दे शुड गाइड पेरेंट्स। तो इंशाल्लाह हमारा यही इरादा है कि फिर इसको डेवलप करके पाकिस्तान के हर खित्ते में इसको डेवलप करके। डॉक्टर साहब, फैसल के सवाल से ही मैं अपना सवाल ड्राइव करना चाहूँगी कि ये रीजंस क्या हैं इतने छोटे बच्चों को दिल की बीमारियां हो जाना, पैदाइशी तौर पर भी होती हैं, या क्या रीजंस क्या हैं, मतलब? ओके, सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ कंजेनाइटल्स हैं, मींस आपकी फैमिली हिस्ट्री होती है। अगर फैमिली में किसी को मुरूसी तौर पे जो है दिल के होल या इस तरह के हैं, तो वो सक्सेसिव प्रेगनेंसीज में उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर माँ को कोई है तो उसमें बढ़ जाता है, फादर को है तो उसकी अलग है, अगर बहन भाइयों में है तो उसकी शरह अलग हो जाती है। इसके अलावा मदर्स का डिफरेंट, अगर इन्फेक्शन हो गया हो, मदर्स मेल नरिश्ड हो, उसकी खाना पीना जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज एडिक्वेट ना हो, ये सारी चीज़ें भी दिल की बीमारियों में इजाफा करती हैं। उसके अलावा जो है कुछ हमारे सिंड्रोम्स होते हैं, कुछ उनके साथ भी कोरिलेटेड होती है दिल की बीमारियाँ। अच्छा, मेजॉरिटी तो हमारे ये होते हैं जो कंजेनाइटल, जो कि हम कहते हैं कि वो बर्थ से मौजूद हैं, लेकिन कुछ सूरतों में हमारी वो वाली भी टाइप होती है जिसमें दिल के पट्टे कमज़ोर होते हैं, जिनको हम मायोकार्डाइटिस वगैरह कहते हैं। इसमें जो है ये बाद में डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कोई इन्फेक्शन हो जाएगा, बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होगा, हो सकता है 10 साल बाद प्रेजेंट करे, 12 साल बाद प्रेजेंट करे, उसमें ये होता है कि आपका दिल कमज़ोर हो जाता है। तो उसके लिए आपके पास डिफरेंट मॉडलिटीज़ हैं, उसमें फिर आप हार्ट ट्रांसप्लांट डिपेंडिंग ऑन के उसमें या फिर सही हो जाते हैं या फिर ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ता है। तो दीज आर सम कॉजेस जिसकी वजह से दिल की मसला हो सकता है। और डेफिनेटली जब पेरेंट्स को लगे कि बार बार बच्चे को इन्फेक्शन हो रहा है, या फिर वो खा पी नहीं रहा सही तरह, या उसको पसीने आ रहे हैं, या वो नीला हो रहा है, ये कुछ अलामात हैं कि इसमें एक ईको करके कंफर्म करना चाहिए कि दिल की बीमारी तो नहीं है, इसकी वजह से बच्चे को ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ऑलराइट, डॉक्टर आलिया, थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर होस्टिंग यू, और उम्मीद करते हैं कि जल्द पाकिस्तान आप आएंगे। द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज कि यू आर रिटर्निंग टू पाकिस्तान विद दिस टेक्नोलॉजी, डोंट डू दैट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आलिया हमारे साथ मौजूद थे। अब ब्रेक का वक्त हो गया मेरे ख्याल से, अब थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जनाब। मौसम की अपडेट्स के साथ मैं हूं सोनिया सुंदर, आपकी खिदमत में हाजिर। बात करेंगे मौसम के तेवर के हवाले से। मुल्क के बेशतर शहरों में बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी है, और महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिस्टम 1 मार्च तक जारी रहने का इम्कान है। आज खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, शुमाल मशरकी पंजाब, खित्ता पोटोहार और इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ जनाब वक्फे से मज़ीद बारिश का इम्कान है। पहाड़ों पर बर्फबारी का भी जो है वो इम्कान है। और
अहम शहरों के दर्जे हरारत की बात करूँ तो आज हमारे शहर कराची में मुख्तलिफ इलाकों में बादलों का राज बरकरार रहेगा, हल्की हल्की फौर भी हो सकती है। इसके साथ साथ जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 20 और मैक्सिमम जाएगा 30 डिग्रीज तक। उसके बाद ये चलते हैं आपको क्वेटा, तो क्वेटा में आज सर्द हवाओं के साथ साथ मिनिमम टेम्परेचर जो एक्सपेक्टेड है वो है 1 और मैक्सिमम जाएगा 10 डिग्रीज तक। उसके बाद बात करते हैं मुल्तान की, तो मुल्तान में जो है वो चमक गरज जो है वो जारी रहेगी, बारिश का फुल इम्कान। उसके साथ साथ मिनिमम दर्जे हरारत 13, मैक्सिमम जाएगा 24 डिग्रीज तक। फिर लेकर आपको चलते हैं लाहौर की जानिब, तो लाहौर में भी बादल बरसेंगे, कमाल का मौसम होने वाला है। लाहौरियों शहर का जो आज दर्जे हरारत है वो मिनिमम होगा 12 और मैक्सिमम जाएगा 19 डिग्रीज तक। लेकर चलते हैं आपको शहर इख्तिदार यानी कि इस्लामाबाद में भी आज बारिश के फुल चांसेस, बारिश के साथ साथ मिनिमम टेम्परेचर 9 और मैक्सिमम जाएगा 20 डिग्रीज तक। उसके बाद हम बात करते हैं पेशावर की, तो पेशावर में आज जो मिनिमम टेम्परेचर है वो है 11 और मैक्सिमम जाएगा 19 और बादल जो हैं वो आंख मचोली खेलते रहेंगे। लेकर चलते हैं उसके बाद फैसलाबाद, तो फैसलाबाद में भी गरज चमक के साथ बारिश एक्सपेक्टेड है। उसके साथ साथ मिनिमम दर्जे हरारत जो है वो 12 और ज़्यादा से ज़्यादा जो जाएगा वो 21 डिग्री तक होगा। उसके बाद बात करते हैं डिया खान की, तो एज यू कैन सी पार्टली क्लाउडी रहेगा और पार्टली क्लाउडी के साथ मिनिमम टेम्परेचर 11 और मैक्सिमम 21 डिग्रीज तक। उसके बाद गवादर चलेंगे, तो आप देख सकते हैं गवादर में भी बादल खड़े हुए हैं, बादलों के साथ साथ मिनिमम टेम्परेचर 18 और मैक्सिमम 29 डिग्रीज होगा। उसके बाद लेकर चलते हैं आपको मरी, तो मरी का मौसम आपके सामने, क्या बारिश हो रही है खूबसूरत मरी में। मरी का टेम्परेचर मिनिमम 5 और मैक्सिमम जाएगा 11 तक। उसके बाद मुजफ्फराबाद में भी बारिश हो रही है, बादल बरस रहे हैं, मिनिमम टेम्परेचर 5 और मैक्सिमम जाएगा 17 डिग्रीज तक। उसके बाद कालाम में जनाब स्नोफॉल हो रही है और एक्सपेक्टेड है कि ज़्यादा हो सकती है। सो मिनिमम टेम्परेचर -11, मैक्सिमम जाएगा कालाम में -1 तक। उसके बाद लास्ट बट सर्टेनली नॉट द लीस्ट स्कर्दू में क्या मौसम है देखें हम, क्या स्नोफॉल हो रही है, मिनिमम टेम्परेचर -6, मैक्सिमम जाएगा 6 डिग्री तक। तो ये था ओवरऑल मुल्क का मौसम के मुल्क में क्या सूरत हाल है मौसम की। इसके बाद प्रोग्राम में एक ख़ास गेस्ट है मौजूद, लेकिन वो मैं इंट्रोड्यूस नहीं कर पाऊंगी, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा फैसल के बाद। फैसल, ओवर टू यू। आज स्टूडियोज़ में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि मेरी हर दिल अज़ीज़ हैं, जो घर बैठे हैं देख रहे हैं उनकी हर दिल अज़ीज़ है। वो हर दिल अज़ीज़ शख्सियत वो है कि जब वो कोई कलाम पढ़ते हैं तो यकीन करें कि आंखों से आंसू जारी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। और इस बार तो वो हमारी बोल फैमिली का हिस्सा है। हमारे साथ मौजूद है आज फरहान अली वारिस साहब, और मैं उनकी इजाज़त से उनको फरहान भाई भी कह रहा हूँ क्योंकि मेरा आपका साथ तो अब आखिरी रोज़े तक इंशाल्लाह जारी रहेगा। फरहान भाई खुशामदीद, चश्मे रोशन, दिल माशात, सुबह बखैर, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। आज आप बोल फैमिली का माशाल्लाह से हिस्सा बन रहे हैं, तो पहले तो ये बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या तैयारियां हैं रमज़ान ट्रांसमिशन की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो रमज़ान की पेशगी मुबारकबाद आप दोनों को पेश करता हूँ और अब तमाम देखने वाले नाजरीन को। ज़ाहिर रमज़ान जब आता है तो एक ख़ुशी लेकर आता है, और ख़ुशी के साथ साथ हमारे लिए ये बड़े ऑनर की बात होती है कि रमज़ान के इस नेक काम में जिसमें उलमा कराम से बहुत कुछ सीखते हैं, हम ज़िक्र खुदा, ज़िक्र रसूल, ज़िक्र आले रसूल करते हैं, उन बरकतों को समेटने के लिए हम एज़ आ मेज़बान हमारा एक हिस्सा शामिल हो जाता है। तो एक हमारे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है अल्लाह की बारगाह में कुछ हम अपनी तरफ से पेश कर सकें, वरना हमारे पास है कुछ नहीं देने के लिए, सिर्फ यही कुछ आमाल हैं जो हम कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा फैसल, मैं अपने नाजरीन को और हाजरीन को बताना चाहूँगी, अभी जब जैसे ही फरहान साहब अंदर दाखिल हुए और हमने एक दूसरे को देखा, तो आज से 2 साल पहले मैं इन्हीं की एक ट्रांसमिशन में इनकी और रीमा जी के मैंने पूरा रमज़ान इनके साथ गुजारा, तो आज ये हमारे मेहमान हैं, तो मेरे लिए बड़ी एक्साइटमेंट का ये एक मोमेंट है और हम यही डिस्कस कर रहे थे। और मैं ये भी बताऊँगी शरारती भी हैं फरहान साहब जो है ना काफ़ी, पूरी थ्रू आउट रमज़ान ट्रांसमिशन में हम लोग जो हैं वो जैसी ब्रेक में होती थी तो फरहान साहब इतना अच्छा माहौल एक क्रिएट कर दिया करते थे। मुझे इनकी ये बात बहुत अच्छी लगती है कि सबके साथ एक कर्टसी से पेश आना, जब माशाल्लाह इतनी अजीम हस्ती हैं, इतनी शानदार पर्सनालिटी हैं, लेकिन हम सभी को इतने अच्छे तरीके से हैंडल करते थे, ट्रीट करते थे, इज़्ज़त से रखते थे, वो आज तक मुझे याद है आपकी बात। देखिए, मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि तुम जैसा चाहते हो लोग तुमसे मिलें तो तुम भी लोगों से वैसे ही मिलो। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको इज़्ज़त दे तो आप दुनिया को इज़्ज़त दें, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपसे मोहब्बत करे तो आप लोगों से मोहब्बत करें। ये तो एक गिव एंड टेक है। अगर हम जैसे हम क्राउड में खड़े होते हैं, अवाम में खड़े होते हैं, किसी महफिल में, किसी मजलिस में,
तो मैं जेन्युइनली जो लोग हैं उनसे बड़ा प्यार करता हूँ, हालांकि मैं उनको जानता नहीं हूँ, मतलब पर्सनली नहीं जानता, लेकिन इस जिक्र के रिलेशन से मैं जानता हूँ। तो क्योंकि मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ तो उनके दिल में अल्लाह ऑटोमेटिकली मेरे लिए मोहब्बत डाल देता है। खूबसूरत बात है। फरहान भाई, सिलसिला अरसे से चल रहा है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे रमज़ान ट्रांसमिशंस का, आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे हिस्सा भी रहे, आपने ख़ुद कैरी भी किया ट्रांसमिशंस को, आपने तमाम तर उन एंकर्स के साथ काम किया। इससे पहले कि मैं ये जानूं कि इस बार बोल की ट्रांसमिशन में क्या मुनफरद होगा, क्योंकि हमें इस बात की अश्योरिटी गारंटी कि आप है तो मुनफरद होगा, मैं चाहूँगा कि कुछ बीते लम्हों की याद ताज़ा कीजिए, कुछ ऐसे नाम लीजिए कि जो पाकिस्तान की रमज़ान ट्रांसमिशन का खासा रहे और जिन शख्सियात ने आपको बेहद मुतासर किया, आपको उनसे आपको सीखने का मौका ज़रूर मिला। देखिए, रमज़ान ट्रांसमिशन की जहाँ तक बात आती है तो सफ़े अव्वल में नाम आता है मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब का, कि जिन्होंने बेसिकली ये इनिशिएटिव लिया और रमज़ान ट्रांसमिशन की बुनियाद रखी। आलिम ऑनलाइन से लेकर फिर बड़े स्केल पर इस ट्रांसमिशन को लेकर जाना, वो आमिर लियाकत साहब के हिस्से में ही आता है। और आज भी ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि आज भी ट्रांसमिशंस मुख्तलिफ हो रही हैं। अब चूँकि ट्रांसमिशन लिमिटेड हो गई हैं जी, लेकिन जो आमिर लियाकत साहब के टाइम पे हुआ करती थी, उस वक्त ये होता था कि जो अच्छे सेगमेंट होते थे, अब ये हो गया है कि वो डिफरेंट चैनल्स पर बढ़ चुके हैं जी। आमिर लियाकत साहब के टाइम पे एक साथ ही होते थे, उसके साथ साथ अब माशाल्लाह वसीम बदामी बहुत अच्छी ट्रांसमिशन करते हैं और एहसन खान ने बड़ी अच्छी ट्रांसमिशन की, जुगन काजिम और दीगर, माया खान से लेकर रीमा खान साहबा तक और सिद्रा इकबाल, और जितने, अब मैं लिस्ट लूँगा तो मेरे ख्याल से वक्त इतना नहीं है, लेकिन सब अपना अपना बेस्ट पेश कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि अगर हमने रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर किसी को देखकर ऑब्ज़र्व किया या सीखा, बल्कि सभी ने जो रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहे हैं कि रमज़ान ट्रांसमिशन कैसे की जाती है, उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी ने, हम समेत, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब से बहुत कुछ सीखा है। अल्लाह उनको गरीक रहमत फरमाए। बिल्कुल। आज भी जब वो क्लिप्स और उनकी जो रील्स वगैरह वायरल हैं वो देखते तो ऐसा महसूस नहीं होता कि वो हम में नहीं है, ऐसा लगता है बस अभी एक और कुछ नया आ जाएगा। बल्कि मैं फैसल भाई से एक बात कह रहा था कि 7 कुरान दरमियान अगर किसी मरहूम से किसी की रिजेम्बलेंस मिलाई जाए तो कहा जाता है 7 कुरान दरमियान, कि अल्लाह आपकी हिफाजत रखे। तो माशाल्लाह डॉक्टर आमिर लियाकत साहब जब वो आलिम ऑनलाइन किया करते थे, जब वो क्लीन शेव थे, तो तकरीबन फैसल भाई उनकी ही शक्ल से मुशाबे हैं माशाल्लाह। अगर इस दौर में ये, मैं तो कहता हूँ कि दाढ़ी रख कर अगर ये रमज़ान ट्रांसमिशन कर लें तो लोगों को झटका ज़रूर लगेगा कि ये मेरे लिए भी एजाज़ की बात है कि क्योंकि एक तो आप मुशाबत अपने जहन में बना रहे हैं, दूसरा है कि वो मेरे उस्ताद भी रहे फ़न खिताबत में। बहुत सारे सेगमेंट्स होने जा रहे हैं फरहान भाई, क्या कुछ होगा, थोड़ा सा स्नीक पीक अगर आप दे सकें। और क्या करने वाले हैं आप इस ट्रांसमिशन में? ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है इंशाल्लाह, मेरे लिए भी और आप सबके लिए भी और देखने वालों के लिए भी। कि देखें, स्टार्ट तो ज़ाहिर ऑब्वियसली तिलावत कुरान पाक से ही होगा, उसके बाद फिर मैं ख़ुद भी हम्द व सना की सादत हासिल करूँगा और हमारे जो बेहतरीन नात ख़्वान, पाकिस्तान के नामवर नात ख़्वान होंगे, वो भी दिन ब दिन इंशाअल्लाह माशाअल्लाह आते रहेंगे। और इसके साथ साथ उलमा इकराम की नशिस्त तो लाजिम है, क्योंकि ज़ाहिर उलमा इकराम से ही हमने सीखना है। और सबसे इसमें खूबसूरत बात यह है कि तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा इकराम यहाँ तशरीफ़ फरमा होंगे, तो जो भी जिस मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता होगा, उनके जो सवालात होंगे उनकी वो उन हिसाब से रहनुमाई फरमाएंगे। एक बेहतरीन हारमोनी और एक इत्तेहाद का इंशाअल्लाह एक प्लेटफॉर्म होगा, जिस पर हम अपनी तौर पर काविश करेंगे, कोशिश करेंगे, अल्लाह कबूल फरमाए। और इसमें जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है बैतबाजी, जिसका हिस्सा आप भी हैं, डिबेट कंपटीशन, इसके जज आप होंगे, और इसके अलावा क्विज़। लेकिन क्विज़, डिबेट और बैतबाजी, ये पिछली बार जो भी हमने किए होंगे उससे
इस साल इंशाल्लाह आपको डिफरेंट मिलेगा, उसका फॉर्मेट बहुत डिफरेंट मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, वैसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि उसमें कौन लोग हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, अगर आप बताएं जो हमारे नाज़रीन। मेरे ख्याल से वो मैं ही बता सकता हूँ। हाँ, वो ज़्यादा वो हमारे जज साहब बताएंगे। सारे स्टूडेंट्स हैं, सारे स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तान भर से कोशिश की है हमने कि उसको इंक्लूड करें। हमने उसको आम कर दिया था और लोगों को जी ऑडिशन के बाद तो ये लोगों को पता होना चाहिए ना कि ऑडिशंस के थ्रू हम जो है वो लोगों को ऑडिशन के थ्रू, और बहुत बेहतरीन जो तलबा हैं और तलबात हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। और जो मुझे फॉर्मेट अभी पता चला है कल, तो मैं तो हिल गया कि यार ज़बरदस्त इस तरह का फॉर्मेट जो है ना वो नॉर्मल एक चल रहा होता है जी इन कंपटीशन में, लेकिन इस बार ज़रा ट्विस्ट है, इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा आपको। तो उसको अब अभी किचन में जो हमारी शेफ़ होंगी, शेफ़ के साथ जो बोल एंटरटेनमेंट की होस्ट हैं आमना, वो भी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा रहेंगी हमारे। पूरा गुलदस्ता है इस बार। हाँ, गुलदस्ता है और हर फूल की अपनी खुशबू है। मैं तो इस बात ही का कायल हूँ कि एक फूल होगा तो उसकी एक खुशबू, गुलदस्ता होगा तो उसकी एक अलग खुशबू होती है, और गुलदस्ते की बात ही कुछ और होती है। एब्सोल्युटली। फरहान भाई, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, खुदा हमारे इस मुल्क को शाद वाद रखे, जितनी ज़्यादा इस मुल्क में मजहबी हम आहंगी की ज़रूरत है, इससे पहले अदवार में शायद उतनी नहीं थी। और मैं समझता हूँ कि रमज़ान ट्रांसमिशंस वो एक ख़ास मौका होता है कि जब ना सिर्फ वो मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के अफराद को बैठा के और ना सिर्फ उनसे मसाइल डिस्कस करें, बल्कि उनकी जो मोहब्बत और प्यार और का जो मैसेज जाता है वो बड़ा अहम है। फरहान साहब, आखिर में मैं चाहूँगा मुख्तसरन हमारे लोगों को रमज़ान का खुसूसी पैगाम ज़रूर दें अपनी ट्रांसमिशन के थ्रू भी, और वैसे भी हमारे प्लेटफॉर्म सभी के मजहबी हमंगी हमारी कितनी ज़रूरी है, मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र का आपस में मोहब्बत करना पाकिस्तान की आगानगत के लिए कितना ज़रूरी है। देखिए, जो लोग ये अक़ीदा रखते हैं और जो लोग ये ईमान रखते हैं और जो लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, ये हो जाए फरहान भाई, हो जाए। तो मैं पेश करता हूँ इसी पैगाम के साथ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कोई फ़िरका नहीं था, एक ही मज़हब था, इस्लाम। वही कुरान था, वही मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिनका कलमा हम पढ़ते हैं, हम उन्हीं की उम्मत में से हैं। हम थोड़ी देर के लिए सोच लें कि काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, तो क्या ये सब कुछ होता? यकीनन नहीं होता। तो जब नहीं होता तो आज क्यों है? हमें बस ये सोचने की ज़रूरत है कि हम सब जो हैं वो कुरान, रसूल और आने रसूल की इस दर पर, इस दरवाज़े पर एक हो जाए तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी आसान है और दुनिया भी आसान है और आखिरत भी आसान है। लेकिन इंशाअल्लाह कोशिश जारी रखनी चाहिए हर इंसान को कि एक दूसरे से मोहब्बत, प्यार और उस इखलाक से पेश आए जिसकी तालीमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। बस एक शेर इनायत फरमाए ताकि हम भी क्लोजिंग करें। जी बिस्मिल्लाह। काश में दौरे पैगंबर में उठाया जाता, बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता। सुभान अल्लाह। साथ सरकार के ग़ज़वात में शामिल होता, उनकी नुसरत में लहू मेरा बहाया जाता। इंशाअल्लाह बाकी कलाम पूरे 30 दिन इंशाअल्लाह। तो जनाब, आपसे भी इजाज़त लेने का वक्त हुआ चाहता है। अब आपसे रमजान में ही मुलाकात होगी शाम 4 बजे से 6। और मुझे फैसल को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। एडवांस रमजान मुबारक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।